Assalamu alaikum everyone. This is lecture number 13, System of Linear Equations. इससे पहले हम लोगों ने रो ऑपरेशंस को डिफाइन किया था, गॉस जॉर्डन गॉसियन एलिमिनेशन को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया था क्रैमर रूल के साथ, और इनवर्स हमने फाइंड आउट किया था 3/3 मैट्रिक्स का। आज हम करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिस्क्राइब। Matrix representation of consistent, inconsistent and dependent system. जब हम सिस्टम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशन आते हैं, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट सिस्टम हमारे पास क्या है? The following matrix representation of three linear equation in the three unknown illustrate the three different cases. अगर पहला केस हमारे पास है कंसिस्टेंट, ये हमारे पास है सॉल्यूशन का। जिस तरह से हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं गॉसियन एलिमिनेशन में, गॉस जॉर्डन में, हम क्या करते हैं, सिंपल एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जब हम एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसमें तीन तरह के सॉल्यूशन आते हैं, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट हमारे पास क्या होता है? कंसिस्टेंट हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारे पास एक्स वाई जी की कोई सभी एक एक आंसर हमारे पास गिवन हो। जैसे यहाँ पे ये मैट्रिक्स शो कर रहा है, इस मैट्रिक्स में एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, वाई की वैल्यू हमारे पास 4 है, जेड की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो ये एक एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीनों वेरिएबल्स का हमारे पास एक एक सॉल्यूशन गिवन है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। उसके अलावा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स बने इस फॉर्म में कि मेरे पास पहली रो में मेरे पास आंसर आ रहा है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, और दूसरी रो में मेरे पास आ रहा है 0x प्लस 0y प्लस 0z इज इक्वल टू 6। अब यहाँ जब इस तरह का सॉल्यूशन आएगा कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 इज इक्वल टू 6 को, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन इस तरह की मैट्रिक्स मेरे पास रिजल्ट में बन रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशन हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन एक्स वाई जी का कोई सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते। अगर मेरे पास कोई ऐसी रो बन रही है जिसका कांस्टेंट हमारे पास गिवन है और उसका कोई वेरिएबल हमारे पास गिवन नहीं है, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ क्या बन रहा है, 0x प्लस 0y प्लस 0z इज इक्वल टू 6, जो कि मुमकिन ही नहीं है कि 0 इज इक्वल टू 6 हो, क्योंकि इम्पॉसिबल है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि हमारे पास एक्स वाई जी का कोई पॉसिबल आंसर गिवन नहीं है, देयर आर नो सॉल्यूशन टू द लीनियर सिस्टम। इस तरह की इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता और इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। पहला कंसिस्टेंट सॉल्यूशन जो हमारे पास एक्स वाई जी की एक एक आंसर गिवन हो, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास कोई सॉल्यूशन ना बनता हो। थर्ड है हमारे पास ओके, सॉल्विंग अ सिस्टम यूजिंग गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। अब हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास गिवन है, हमने ये देखना है कि इसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है या फिर डिपेंडेंट है। तो इसमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कोफिशिएंट वेरिएबल है, इसकी कांस्टेंट है -251। इसको हमने सॉल्व करना है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन से। हमने सिंपली क्या किया, फर्स्ट में हमने इस वैल्यू को हमने जीरो करना है। इसको जीरो करने के लिए क्या ऑपरेटर यूज किया है? जब आप लिखोगे, नोट डाउन करोगे इस लेक्चर को, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ गिवन है। आप सिर्फ सिंपल स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करोगे। तो इसमें हमने क्या किया कि हमने R2 को माइनस किया है 2R1 से। सिर्फ हमने R2 में चेंज लाना है, तो R1 R3 एज इट इज रहेंगे। R2 में -2 R1 से करेंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट बनेगी
ये रो हमारे पास न्यू आएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इस वैल्यू, इस एलिमेंट को 0 करना है, इस एंट्री को 0 करना है। तो इस एंट्री को 0 करने के लिए हमारे पास ये फॉर्म था, हमने इसको 0 करने के लिए क्या किया, हमने सिंपल हमने इस -1 को अगर मैं इस 1 से प्लस कर दूं तो मेरे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 0। तो सिंपल मैंने क्या किया, मैंने R3 को प्लस करवा दिया R1 से। जब मैंने R3 और R1 को प्लस किया तो R1 R2 में कोई फर्क नहीं आएगा, R3 में चेंज आ जाएगा, -1 + 1 0, 2 + 1 3, 2 - 1 1, 1 - 2 -1। ये मेरे पास नेक्स्ट आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसकी जगह 1 लाना है। तो मैं नेक्स्ट, मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ये मेरे पास मैट्रिक्स है, इसमें मैं 1 लेके आई, तो मैंने क्या किया, सिंपली सेकंड रो को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, -3 से डिवाइड कर दिया। तो मैंने R2 को क्या किया है, -1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने इसे -1/3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 0 एज इट इज, -3/-3 1, 3/-3 -1, 9/-3 इज इक्वल टू -3। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मैंने नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट इंट्रीज को 0 करना है। तो मैंने किस इंट्री को 0 किया, मैंने इस इंट्री को 0 करना है, 1 के नीचे जो इंट्री है। तो मैंने यहाँ पे इस इंट्री को 0 करने के लिए क्या किया, यहाँ 3 था, यहाँ 1 था, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस करवा सकती हूँ, जैसे हम रूल अब फॉलो कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, R3 को माइनस कर दूंगी 3R1 से। जब मैंने इसको माइनस किया तो ये जगह 3 - 3 0, 1 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, -1 प्लस 9 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट स्टेप में मैंने फर्दर क्या किया है, मैंने इस एलिमेंट को 1 किया है, इस एंट्री को मैंने 1 किया है। तो मैं क्या करूंगी, सिंपली R3 को 1/4 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी। R3 को 1/4 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी, तो मेरे पास जो नेक्स्ट फॉर्म बनेगी वो इस तरह से बनेगी, इस फॉर्म में बनेगी। अब मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों एंट्रीज को 0 करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने R1 को प्लस किया R3 से, और इसी तरह मैंने R2 को प्लस किया R3 से। तो मेरे पास ये नेक्स्ट ऑपरेशन मैंने क्या लगाया, मैंने लगाया R1 प्लस R3। मैं दो ऑपरेशन साथ भी लगा सकती हूँ, और इसी तरह मैंने लगाया R2 को मैंने भी प्लस कर दिया R3 से। अब ये दोनों टर्म्स भी 0 हो गई। नेक्स्ट मैंने इस टर्म को 0 लाना है। तो मैं जब इस टर्म को 0 लाऊंगी तो मेरे पास जो नेक्स्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इसको 0 लाने के लिए सिंपली मैं करूंगी R1 - R2। तो ये मेरे पास, हमारे पास नेक्स्ट जो फाइनल हमारे पास मैट्रिक्स बना वो इस फॉर्म में बना। हमारे पास यहाँ पे 3 सॉल्यूशन आ रहे हैं। x का सॉल्यूशन आ रहा है 1, y का सॉल्यूशन आ रहा है -1, z का सॉल्यूशन आ रहा है 2। तो मतलब ये हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। दिस इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम विद अ यूनिक सॉल्यूशन। सबका एक एक यूनिक सॉल्यूशन है, x का, y का, z का एक एक यूनिक सॉल्यूशन है। तो हमारे पास ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। इसी के साथ एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमारे पास हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया। अब हमने क्या करना है, हमने इन चीज को, इसको 1 करना है। तो सिंपली मैं ये करूंगी,
इसको 1 लाने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं रो 2 को इंटरचेंज कर दूंगी रो 1 के साथ। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये रो 2 ऊपर आ जाएगी, रो 2 रो 1 नीचे आ जाएगी। ये मैंने इंटरचेंज कर दिया। तो इंटरचेंज को हम लिखते हैं R1 चेंज टू R2, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि R1 इंटरचेंज इनटू R2। ये दोनों रोज को मैंने इंटरचेंज किया है ताकि मेरे पास जो फर्स्ट लीडिंग एंट्री फर्स्ट रो की आए वो मेरे पास 1 हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों टर्म्स को 0 लाना है, इन दोनों एंट्रीज को 0 लाना है। तो मैं 0 लाने के लिए क्या करूंगी, सिंपली R2 को माइनस करवाऊंगी 3R1 से, और इसी तरह R3 को माइनस करवाऊंगी 2R1 से। जब ये दो सॉल्यूशन करूंगी तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है, ये मेरे पास मैट्रिक्स बन रहा है, ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, हमारे पास आएगा -1 इंटू -1 10 10 1 1। नेक्स्ट, अब मेरे पास ये दोनों रोज बराबर थी, मैंने किसी को भी एक को 0 करना है, इसको 0 करना है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 1 है, इसको मैंने 0 करना है। मैं क्या करूंगी, मैंने क्या किया, मैंने रो 2 को रो 3 को माइनस कर दिया रो 2 के साथ, रो 3 को मैंने माइनस कर दिया रो 2 के साथ। तो मेरे पास ये पूरी रो जो है, ये पूरी रो जो है ये 0 हो गई। ठीक है, तो मेरे पास ये आंसर इस तरह से आया कुछ कि मेरे पास आया x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2, और मेरे पास आया -y प्लस 10z इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास फर्दर सॉल्यूशन आया है। अब इस सॉल्यूशन में और 0 इज इक्वल टू 0 आया है, तो ये इनकंसिस्टेंट भी नहीं है। इनकंसिस्टेंट में हमारे पास कोई इक्वेशन ऐसी आती है जिसका सॉल्यूशन ही ना होता। अब मेरे पास यहाँ पे x y z जो हमारे पास डिफरेंट रैंडम वैल्यूज आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं कि x मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैंने अज्यूम किया कि मैंने x जो है वो मेरे पास बराबर है t के, x जो है वो मेरे पास बराबर है t के। ओके, तो और फॉर एग्जांपल मैंने अज्यूम कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे z आएगा, z मेरे पास बराबर है y बराबर है 10z -1 के, और यही वैल्यू जब मैं y की यहाँ पुट करूंगी तो ये मेरे पास हो जाएगा t, बल्कि मैं अज्यूम करूंगी कि z मेरे पास जो है वो मेरे पास बराबर है t के, z जो है वो मेरे पास बराबर है t के। तो y की वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो होगी y इज इक्वल टू 10t -1। अज्यूम किया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे x y z का कोई भी एक आंसर नहीं है, ना तो ये इनकंसिस्टेंट है ना तो ये कंसिस्टेंट है। तो मैंने इसको अज्यूम किया कि मेरे पास z का वेरिएबल दोनों इक्वेशंस में आ रहा है, तो मैंने z को अज्यूम किया कि z जो है वो t के बराबर है। y की वैल्यू मैंने यहाँ से ले ली। अब मैं y की वैल्यू और z की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करूंगी तो मेरे पास x आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 10t
-1 प्लस 2t प्लस 2। अब मेरे पास ये जो वेरिएबल्स हैं x y z, अगर आप इन इक्वेशंस में देखो x प्लस एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड जो है इनकी वैल्यूज डिपेंड कर रही है t पे। अगर मैं t की डिफरेंट वैल्यूज पुट करूंगी तो मेरे पास एक्स वाई जेड की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। अगर मैं यहाँ t 0 पुट कर देती हूँ तो इसकी वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगी। t 1 पुट कर देती हूँ, t 2 t 3 t 4। तो इस तरह से ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज हैं ये डिपेंड हो गई टी पर। तो ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स सिस्टम था वो क्या था, डिपेंडेंट सिस्टम था, जो कि डिपेंड कर रहा है किसी न्यू वेरिएबल पे, वेरिएबल टी पर। हम एक्स वाई जेड की वैल्यू तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें टी की वैल्यूज पता है। तो t की डिफरेंट वैल्यूज पर हम t एक्स वाई z की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो जो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन में हमने 3 तरह के सॉल्यूशन पढ़े थे। एक सॉल्यूशन पढ़ा था हमने कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक्स वाई जी की यूनिक वैल्यू हो। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास एक्स वाई जी का कोई सॉल्यूशन ना हो। और डिपेंडेंट सॉल्यूशन, डिपेंडेंट सॉल्यूशन हमारे पास होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक्स वाई जी की बहुत सारी आंसर आ रहा हो, एक्स वाई जी के बहुत सारे आंसर आ रहे हो। तो एग्जाम्पल 1 हमारे पास थी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, एग्जाम्पल 2 हमारे पास थी डिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो ये आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने 3 तरह के सॉल्यूशन पढ़े। कंडीशन हमारे पास सॉल्यूशन की कहाँ है, कहाँ सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है मतलब यूनिक सॉल्यूशन देता है, कहाँ इनकंसिस्टेंट होता है जहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं होता है एक्स वाई जी का, और कहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन देते हैं मतलब डिपेंडेंट सॉल्यूशन देता है। तो ये आज के लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है।